हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह नया टॉपिक जिसका नाम है पृष्ठ रसायन या फिर सतह रसायन, जिसे इंग्लिश में सरफेस केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो आज हम इस नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और आशा करते हैं आप सभी उसी जोश के साथ, लगन के साथ हमारे साथ जो है जुड़े रहेंगे और इस टॉपिक को भी बड़े ही सरलता के साथ समझेंगे और एग्जाम में जो है अच्छी तरीके से नंबर आप प्राप्त करेंगे। ठीक, तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, पृष्ठ रसायन। पृष्ठ या फिर सतह रसायन। सतह रसायन। सतह रसायन, देखिए भाई, जो भी पदार्थ होता है उस पदार्थ में की बात करें हम, ये मान के चलिए ये एक पदार्थ है। ठीक, यह पदार्थ है। इस पदार्थ का जो ऊपर की जो सतह है, जो पृष्ठ है ना, यही इसका सतह कहलाता है। ऊपर का भाग, ये जो ऊपरी भाग है ना, यही क्या कहलाता है? इसका सतह कहलाता है या फिर पृष्ठ कहलाता है, या इसी को आप सरफेस कहेंगे। ओके, ठीक। अब इस सतह के अंदर जैसे जाते हैं, उस पदार्थ के अंदर जाते हैं, तो जो अंदर का भाग होता है, इस भाग को कहा जाता है स्थूल। ठीक, इस भाग को क्या कहेंगे? स्थूल। तो पदार्थ का ऊपरी सरफेस कहलाता है, सतह कहलाता है, पृष्ठ कहलाता है। पदार्थ के अंदर घुसते हैं, सतह के अंदर जब हम चलते हैं, सतह को हटाओ तो अंदर जो घुसने होता है वह उसका स्थूल। ठीक है, तो यहीं से हम सतह रसायन की शुरुआत करते हैं। तो सतह रसायन में सबसे पहले हम सीखेंगे अधिशोषण, जिसको एडजॉर्प्शन इंग्लिश में कहा जाता है। तो हेडिंग लगाइए अधिशोषण। ठीक, सीखते हैं कि अधिशोषण क्या है। सबसे पहले अधिशोषण। अधिशोषण इंग्लिश में इसको एडजॉर्प्शन कहा जाता है। एडजॉर्प्शन। ओके, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई एक ठोस है, ये एक ठोस है। इस ठोस के पास हम जो है गैस के सतहों, गैस को लाते हैं। ठीक, इसको लाते हैं गैस को। इस ठोस के पास जो है हम गैस को लाते हैं। तो गैस क्या होता है? गैस यहां आती है और इस ठोस के सतह के चारों ओर, सतह या पृष्ठ या सरफेस के चारों ओर इस तरीके से चिपक जाती है ना। ठोस के चारों ओर या गैस जो है सतह पर चिपक जाती। ठीक, ओके। गैस ठोस के सतह पर आकर चिपक जाता है, सतह पर, पृष्ठ पर, सरफेस पर, ऊपर। ओके, तो ये गैस जो होता है, इस अवस्था में ये गैस जो होता है, इस गैस को हम अधिशोष से कहते हैं। अधिशोष। और गैस को अपने सतह पर चिपकाने वाला, गैस को अपने सतह पर चिपकाने वाला जो ठोस है, इस ठोस को अधिशोषक कहा जाता है। अधिशोषक कहा जाता है। और इस प्रकार अधिशोष्य का अधिशोषक के सतह पर चिपक जाना, इसी घटना को जो है अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, अधिशोष्य का अधिशोषक के सतह पर चिपक जाना ही अधिशोषण कहला। ओके, समझ में आ रहा है? ये क्रिया क्या है? अधिशोषण। ठीक, ओके भाई, समझ में आया?
अधिशोष्य का अधिशोषक के सतह पर चिपक जाना ही अधिशोषण। ठीक, चिपक जाना कह सकते हैं, संचित होना कह सकते हैं, आप जिस तरीके से। ठीक, ओके। तो ये जो अधिशोषण जो होती है, ये अधिशोषण जो है, अधिशोषण यह एक सतह पर होने वाली घटना है, इसी कारण इसे सतही घटना कहते हैं। यह एक सतही घटना है, सतही घटना है, यानी कि सतह पर होने वाली घटना है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सतही घटना। ओके, ठीक है। यह जो है अधिशोष्य का अधिशोषक, ये अधिशोषक जो है ठोस या फिर द्रव भी हो सकता है। ठीक, अधिशोषक जो है यह ठोस या द्रव भी हो सकता है। ठीक, अधिशोषक, अधिशोष्य का अधिशोषक ठोस या द्रव के स्थूल की अपेक्षा सतह पर संचित होना ही अधिशोषण कहलाता है। ओके, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, इस तरीके से इसको अपन परिभाषित कर सकते हैं भाई, इस घटना को, इस घटना को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। ये जो अधिशोष्य है, अधिशोष्य, अधिशोष्य का अधिशोषक, अधिशोषक या ठोस भी हो सकता है या फिर द्रव भी हो सकता है। अधिशोष्य का अधिशोषक के स्थूल की अपेक्षा, अधिशोषक के स्थूल की अपेक्षा, अपेक्षा सतह यानी कि पृष्ठ यानी कि सरफेस, स्थूल की अपेक्षा सतह पर, सतह पर संचित होना, संचित होना, संचित या चिपक जाना है ना, संचित होना, संचित होना अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण कहलाता है। ठीक है भाई, ओके। देख पा रहे हैं क्या है, पृष्ठीय सतह रसायन, जिसमें प्रत्येक पदार्थ जो होता है उसका ऊपर वाला पोर्शन जो होता है, ठीक, जिसको हमें, जिस चीज को देखें तो ऊपर का पोर्शन, ये क्या है, सतह या पृष्ठ है। उस पदार्थ के अंदर का भाग जो है स्थूल कहलाता है। इस ठोस में अधिशोषण एक होने वाली क्रिया है, जिसमें अधिशोष्य, अधिशोषक, अधिशोष्य यहां पर अपन गैस मान रहे हैं, तो अधिशोषक ठोस या द्रव हो सकता है। अधिशोष्य का अधिशोषक की सतह पर इस तरीके से संचित होना ही अधिशोषण कहलाता है। यह एक सतह पर होने वाली घटना होती है। इसकी परिभाषा हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अधिशोष्य का अधिशोषक ठोस या द्रव के स्थूल की अपेक्षा, स्थूल मतलब अंदर की अपेक्षा, उसके सतह पर, स्थूल की अपेक्षा सतह पर संचित होना ही अधिशोषण कहलाता है। ओके, तो ये है क्या, अधिशोषण या एब्जॉर्प्शन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें भाई। हो गया, ठीक। तो ये था अधिशोषण। अगला देखते हैं, दूसरा जो है वह है अवशोषण। अवशोषण, अवशोषण को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। अवशोषण कहलाता है एब्जॉर्ब। ठीक, अब एब्जॉर्प्शन में क्या होता है,
इसको चित्र के माध्यम से देखते हैं। अभी जो हमने देखा था अधिशोषक, अधिशोषक, और हमने लिया था गैस, और ये गैस था क्या, अधिशोष्य, अधिशोष्य। ठीक, ये जो है क्या है, ऊपर का सतह, अंदर का भाग क्या है, स्थूल। ठीक, ये ठोस हो सकता है या फिर द्रव हो सकता है। अब होता क्या है, ये गैस इसके स्थूल में प्रवेश करता है, सतह की अपेक्षा इसके स्थूल में जो है अधिक संचित होता है। तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। ठीक है भाई, अधिशोष्य का अधिशोषक के स्थूल पर सतह की अपेक्षा अधिक संचित होना ही क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। ठीक है भाई, यह अवशोषण। ठीक, यह एक स्थूली घटना है, यानी कि स्थूल पे होने वाली घटना। यह एक स्थूली घटना है, यानी कि स्थूल पर होने वाली घटना है। इसकी परिभाषा हम कैसे कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं अवशोषण की परिभाषा, कि अधिशोष्य का अधिशोषक ठोस या द्रव की सतह की अपेक्षा उसके स्थूल में संचित होना ही अवशोषण कहलाता है। ठीक है, अधिशोष्य द्वारा अधिशोष्य द्वारा अधिशोषक, अधिशोषक, अधिशोषक जो हो सकता है वो ठोस या फिर द्रव हो सकता है। अधिशोष्य द्वारा अधिशोषक की सतह की अपेक्षा, सतह की अपेक्षा उसके स्थूल, स्थूल में, उसके स्थूल में संचित होने की घटना अवशोषण कहलाती है। ठीक है, अधिशोष्य द्वारा अधिशोषक ठोस या द्रव की सतह की अपेक्षा उसके स्थूल में संचित होने की घटना ही क्या है, अवशोषण कहलाता है। ठीक है भाई, तो ये था अवशोषण, जिसमें अधिशोष्य अधिशोषक के स्थूल पे प्रवेश करता है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, ठीक, इस तरीके से हमने देखा अधिशोषण और अवशोषण, जिसको हमने समझा अधिशोष्य और अधिशोषण के माध्यम से। तो अब हम समझते हैं अधिशोष्य के बारे में थोड़ा सा और अधिशोषक के बारे में। अधिशोष्य वह पदार्थ जो पृष्ठ पर संचित हो रहा है उसे अधिशोष्य कहते हैं। इनकी अगर परिभाषा देखें, अधिशोष्य, अधिशोष्य वह पदार्थ जो पृष्ठ या स्थूल पर संचित होता है, संचित होता है, उसे
अधिशोषक कहते हैं। तो अधिशोष से कहते हैं, अधिशोष से कहते हैं। ठीक है भाई। जैसे हमने अभी ठोस और गैस में उदाहरण देखा, तो गैस जो है एक अधिशोष्य था। पानी प्लस मिट्टी में पानी जो है अधिशोष्य। पानी प्लस टेबल, टेबल रख दो या फिर मिट्टी रख, तो ये पानी दोनों में क्या है, अधिशोष्य। ओके। दूसरा है अधिशोषक, जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण हो रहा है उसे क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। अधिशोषक जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण अधिशोषण हो रहा है, हो रहा हो, उसे अधिशोषक कहते हैं। अधिशोषक कहते हैं। जैसे मान लेते हैं टेबल या मिट्टी पर हमने डाला पानी, ठीक। तो यहाँ टेबल और मिट्टी जो है ये क्या हो जाएंगे, अधिशोषक हो जाएंगे, अधिशोषक। ठीक है भाई। इस तरीके से अधिशोष्य वह पदार्थ जो पृष्ठ पर संचित होता है उसे ही क्या कहते हैं, अपन अधिशोष्य कहते हैं। जैसे पानी को टेबल में डाल दो तो टेबल के सतह पर पानी फैल जाता है, तो अधिशोष्य। अधिशोषक जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण हो रहा है उसे अधिशोषक कहते हैं। जैसे टेबल में पानी डाल दो तो टेबल की सतह पर पानी अधिशोषण की घटना हो रही है, यानी कि टेबल क्या होगा, एक अधिशोषक। ओके। चलिए लिख लीजिए भाई, नोट कर लीजिए अच्छे से। ओके ठीक। अब देखते हैं, हमको यहाँ पे केवल अधिशोषण पे जो है का ही अध्ययन करना है, तो अवशोषण पे उतना बात नहीं करते, अधिशोषण को ही यहाँ पे विस्तृत अध्ययन है हमारे सिलेबस में उसी का। ठीक। तो अब देखते हैं अधिशोषण के प्रकार। तो अधिशोषण जो होता है उसे हम दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं। एक तो भौतिक अधिशोषण और दूसरा रासायनिक अधिशोषण। ठीक। तो भौतिक अधिशोषण और उनके रासायनिक अधिशोषण को हम यहाँ पे बारी बारी से एक दूसरे को कंपेयर करते हुए अध्ययन। ठीक। तो हेडिंग लगाइए, अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण के प्रकार। तो इसे हम दो भागों में विभाजित करेंगे, एक भौतिक अधिशोषण और दूसरा रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण और दूसरा रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण और दूसरा रासायनिक अधिशोषण।
तो बारी बारी से हम इनको जो है कंपेयर करते हुए देखिए। तो सबसे पहले जो भौतिक अधिशोषण जो होता है, यह अधिशोष्य एवं अधिशोषक के मध्य दुर्बल वांडर वाल्स बल होते हैं, और वहीं रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य में रासायनिक बंध होते हैं। ठीक है, सबसे पहला कंपेयर की बात करें दोनों में, तो जो भौतिक अधिशोषण होता है, इसमें अधिशोषक अधिशोष्य तथा अधिशोषक के मध्य दुर्बल वांडर वाल्स बल पाया जाता है, बल पाया जाता है। और वहीं हम रासायनिक अधिशोषण की बात करें तो यहां पे जो है रासायनिक बंध पाया जाता है। अधिशोष्य अधिशोष्य तथा अधिशोषक अधिशोषक के मध्य में रासायनिक बंध पाया जाता है, रासायनिक बंध पाया जाता है। ठीक है भाई, तो रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंध पाया जाता है और भौतिक अधिशोषण में वांडर वाल्स बल पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों के बीच में पहला कंपैरिजन है। दूसरा, इसको अपन अगर नॉर्मली समझने की कोशिश करें तो मान के चलो ये एक ठोस है, इसके ठोस के सतह पर भौतिक अधिशोषण हो रहा है, इस तरीके सतह पर आकर चिपक जा रहा है। वहीं अगर हम रासायनिक अधिशोषण की बात करें तो मान के चलो यह एक एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन आता है और इसके साथ क्रिया करता है और ये बनाता है Al2O3। तो यहां पर इनके अणुओं के बीच में रासायनिक बंध होती है। ठीक है, वो रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, नेक्स्ट, भौतिक अधिशोषण जो होता है यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होती है ना, यह प्रकृति में यानी कि नेचर वाइज है ना, प्रकृति में विशिष्ट नहीं होती, विशिष्ट नहीं होती है। ठीक है भाई, भौतिक अधिशोषण में जो है यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होती है, जबकि वही रासायनिक अधिशोषण की बात करें तो यह अति विशिष्ट होती है। रासायनिक अधिशोषण की बात करें तो यह प्रकृति में अति विशिष्ट होती है, रासायनिक अधिशोषण प्रकृति में अति विशिष्ट होती है। ओके, जो भौतिक अधिशोषण होता है यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है ना, भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यह उत्क्रमणीय 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 अभिक्रिया होती है। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण यह जो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यह एक अनुत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहने का मतलब भौतिक अधिशोषण होने के पश्चात उनको दोबारा वापस प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि दोनों दिशाओं में रिएक्शन हो सकता है।
लेकिन रासायनिक अधिशोषण में केवल एक ही दिशा में अभिक्रिया होगी। एक बार कोई उत्पाद बन गया तो वो बनेगा, उसको वापस जो है फिर से तोड़कर पहले जिनसे मिलकर बना है उनमें नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, ओके, क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट है, यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो भौतिक अधिशोषण होता है वह गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। आसानी से द्रवित होने वाली जो गैस होती हैं उनका सहजता से अधिशोषण हो जाता है। ठीक है, भौतिक अधिशोषण गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो गैस आसानी से द्रवित होते हैं उनका सहजता के साथ जो है अधिशोषण हो जाता है। ठीक है भाई, ओके। चौथा पॉइंट लिख लीजिए, यह गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। भौतिक अधिशोषण यह गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है ना। आसानी से द्रवित होने द्रवित गैसें आसानी से द्रवी आसानी से द्रवी गैसें सहजता से अधिशोषित हो जाती है। सहजता से अधिशोषित हो जाती है, यानी कि आसानी से अधिशोषित हो जाती है। सहजता से अधिशोषित हो जाती है। ठीक है, ओके। यह भी गैसों की प्रकृति पर निर्भर करती है। जो रासायनिक अधिशोषण होता है वह भी गैसों की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, वे गैसें जो अधिशोषण से क्रिया करती हैं वो आसानी से, जो अधिशोषक से क्रिया करती हैं वे आसानी से अधिशोषण जो है प्रदर्शित करते हैं, रासायनिक अधिशोषण प्रदर्शित करते हैं। यह भी गैसों की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। जो गैसें अधिशोषक से आसानी से क्रिया करती हैं, आसानी से क्रिया करती हैं, अधिशोषक से आसानी से क्रिया करती हैं, उनका रासायनिक अधिशोषण, ये जो है रासायनिक अधिशोषण प्रदर्शित करती हैं। आसानी से क्रिया करती हैं वे रासायनिक अधिशोषण प्रदर्शित करती हैं। रासायनिक अधिशोषण प्रदर्शित करती हैं। रासायनिक अधिशोषण यह भी गैसों की प्रकृति पर निर्भर करती है। जो गैसें अधिशोषक के साथ क्रिया करती हैं उनका रासायनिक अधिशोषण बहुत जल्दी होता है। ठीक है, जो भौतिक अधिशोषण होती है इनमें अधिशोषण की एंथैल्पी बहुत ही कम होती है। पांचवा, भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण की एंथैल्पी कम होती है। इनमें अधिशोषण ठीक है, यहां तक लिख लो भाई, अगले पेज में लिखते हैं, है ना। एक बार देख लीजिए, अधिशोष्य तथा अधिशोषक के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाया जाता है, जबकि वहां पे अधिशोषक एवं अधिशोष्य के मध्य में रासायनिक बंध का निर्माण। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, दुर्बल वान डेर वाल्स बल, और यहाँ पे क्या बनता है भाई, रासायनिक बंध पाया जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए तो यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होती, इनकी प्रकृति जो है
विशिष्ट नहीं होती, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में देखेंगे तो इनकी प्रकृति जो है अति विशिष्ट होती है। ओके, अब यही इसकी क्रियाशीलता देखें तो ये जो है उत्क्रमणीय है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में चलने वाली रिएक्शन है, ऐसे अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में, जबकि यहाँ पे अनुत्क्रमणीय है, यानी कि यहाँ पर रिएक्शन किसी एक ही डायरेक्शन में चलेगी, या तो फॉरवर्ड या तो फिर बैक। ठीक, यह गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो गैसें जितनी आसानी से द्रवित होती है वह सहजता से उनका अधिशोषण हो जाता है। वैसे रासायनिक अधिशोषण भी गैसों की प्रकृति पर निर्भर करती है। जो गैसें अधिशोषक से क्रिया करती हैं उनका अधिशोषण बहुत ही तेजी और सरलता और सहजता के साथ होती है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक, पकड़ सकता है क्या? चलिए, पकड़ लेगा तो लिख लेते हैं भाई, पकड़ लेगा तो लिख लेते हैं। पांचवा है, भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण की एंथैल्पी कम होती है। इनमें अधिशोषण अधिशोषण की एंथैल्पी कम होती है, कम होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण की एंथैल्पी अधिशोषण की एंथैल्पी उच्च होती है। अधिशोषण की एंथैल्पी उच्च होती है रासायनिक अधिशोषण में, और भौतिक अधिशोषण में इनमें अधिशोषण की एंथैल्पी कम है। भौतिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर भी बढ़ता है। भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर है ना, भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर घटता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है भाई, ओके, तो ये इस तरीके से है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें अब। ठीक, तो ये था हमारा भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, जिसके बारे में हमने सीखा। तो आज यह पहला लेक्चर है पृष्ठ रसायन का या सतह रसायन का। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करना ना भूलें, है ना, और इन परिभाषाओं को लिखें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगले दिन हम इसके अगले भाग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।